आदाब नाजरीन, बात से बात निकली कि एक ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ी हुई है जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने बहुत ही कम उम्र से अपने करियर का आगाज़ किया था, अपने म्यूज़िक करियर का आगाज़ किया था और इतने सालों के बावजूद अभी तक उस पैशन को जारी रखे हुए है। जी हाँ नाज़रीन, आपने इन्हें या तो अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे, दूरदर्शन पे देखा होगा या तो इनकी आवाज़ आपने रेडियो पे सुनी होगी। ये जो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है कोई और नहीं, मुनीर अहमद मीर साहब है। मुनीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और हम आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर साहब, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, म्यूज़िक की जर्नी की बात करें, तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी म्यूज़िक में। अपनी जर्नी के बारे में मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं तो दूरदर्शन का बहुत ही मशहूर हूँ कि वक्तन फ़वक्तन हमें बुलाते हैं। आज भी एक बार ज़िंदगी ने मौका दिया नाज़रीन के साथ बात करने का। तो सबसे पहले अपने मद्दाहों के जो हमें चाहते हैं, जो अपना प्यार देते हैं और सभी देखने वालों की खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम। तो ज़िंदगी का ये जो जर्नी मेरी रही, मैं बचपन से ही इसके साथ मुंसलिक रहा। अपने वालिद साहब ने इसकी इस्लाह की सिखाया मुझे घर में ही जी। तो हमारा इलाका नवाकदल का बेसिकली का मैं रहने वाला हूँ जी। तो वहीं पला बड़ा अपने वालिद साहब के साथ रहा। मेरे वालिद साहब शफी मोहम्मद मीर जो कि खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत पहले से, जब से दूरदर्शन स्टार्ट हो गया तब से उन्होंने यहाँ पे काम किया है दूरदर्शन में जी। तो इस तरह से मुझे बचपन से ही मौका मिला उनके साथ साथ। वो जहाँ भी जाते थे मुझे यहाँ मौका मिलता था आने का। तो बचपन में मैंने टेलीविज़न से ही अपनी शुरुआत की है। जी बिल्कुल। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, मेरे वालिद साहब का ही था वो, तो उसमें मैं अकनंद बना था। अच्छा जी। तो उससे मैंने अपने बहस्ते एक्टर आपने हाँ बचपन छोटा था मैं जी 8-9 साल का था, उनके साथ आया मैं यहाँ पे। अच्छा। तो उनके साथ मैंने अकनंदन में पहली पार्टिसिपेशन की जी। तो क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो ड्रामा के साथ ज़्यादा उनका ये था, तो मुझे ज़्यादा ड्रामा में आने का मौका मिला उन दिनों। जी जी जी। तो 1-2 ड्रामा मैंने यहाँ पे किए जी। उन दिनों यहाँ पे हुआ करते थे जॉन मैक्स लोबो, वो एक आर्टिस्ट थे यहाँ पे। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे जी। वो यहाँ का जो अभी सेट बना हुआ है वो ये सेट खुद ही बनाते थे। अच्छा अच्छा। उनके हाथ में हमेशा एक कॉफ़ी का कप होता था। अच्छा। हैट होती थी उनके सर में जी। तो ब्रश वगैरह होते थे उनके हाथ में। वो फटाफट गार्डन से, यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था उन दिनों। अच्छा। वहाँ पे पत्ते वत्ते ये टहनियाँ वहनियाँ लेके उसको सेट पे लगाते थे, उस पर रंग करते थे। वो इतना ज़बरदस्त थे, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। जी मैं उन दिनों की बात करता हूँ। ये कब किस साल की बात है? ये जब से दूरदर्शन बना हुआ है तब से ही मैं यहाँ भी आया हूँ। वाबस्तगी है, उस वक्त से मेरी वाबस्तगी है दूरदर्शन के साथ। उसके बाद मेरे जो डैडी है वो गाते भी थे, तो गाने की परवरिश मुझे घर से ही मिली। अच्छा। वो घर में गुनगुनाते थे या रिहर्सल करते थे। अच्छा। यहाँ पे जो कल्चरल एकेडमी के जो प्रोग्राम्स बने थे जी जी उनमें था टीपू सुल्तान और थे ये वितस्ता, हिमालय के चश्मे, पियाबाज प्याला जी जी जी, वो बड़े प्रोग्राम्स हुआ करते थे कल्चरल एकेडमी के। तो आपके फादर की भी वाबस्तगी सिंगिंग बिल्कुल से थी? बिल्कुल, उनकी ज़्यादा मेरी कम थी। अच्छा। लेकिन चूंकि घर में माहौल था, मुझे उनके साथ अटैच रहते रहते मैं ये सीख गया उनसे। तो फिर उनकी रिकॉर्डिंग थी एक दिन रेडियो में, तो उन्होंने कहा चलो आज मेरे साथ चलो। अच्छा। वहाँ पे कोरस गाना था जी। तो कोरस गाने के बाद मैंने भी थोड़ी सी उनके साथ गुनगुनाया। तो वहाँ पे थे उन दिनों उस प्रोग्राम के जो म्यूजिक कंपोजर थे वो थे नसरुल्लाह खान साहब। अच्छा। बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे वो जी। तो उन्होंने कहा ये बच्चा जो है ये मुझे लगता है, क्या एज थी आपकी उस दौरान? यही 10-12 साल। हाँ माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि शायद ये बच्चा कुछ करेगा म्यूजिक लाइन में। अच्छा। इसको आप कुछ सिखाइए जी। तो मेरे फादर की नज़र तब से मेरे ऊपर ज़्यादा ही कुछ
रह गई जी। उसके बाद मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म कर दिया जी। बिल्कुल। तो मेरे जो डैडी हैं उन्होंने मुझे अपने एक दोस्त के पास लेके गए। अच्छा। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे। उनका नाम था M.K. रैना, वो उनके दोस्त थे जी। ये दोनों यहाँ पे एजिस ऑफिस में काम करते थे, मेरे डैडी और वो उनके दोस्त। अच्छा। उनकी वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत हुआ करती थी। मैं भी वहाँ जाता था एजिस ऑफिस में कभी कभी उनके साथ। तो उन्होंने फिर मुझे लास्ट में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स लेके गए। उन दिनों वो हुआ करता था यहाँ पे जवाहर नगर बंड में। ठीक। तो वहाँ पे 4 बजे के बाद क्लासेस लग देते थे, म्यूजिक क्लासेस। बिल्कुल। तो एज अ करिकुलम, फुल फ्लेज करिकुलम नहीं हुआ? नहीं था। फिर मैंने 1 साल उन्होंने मुझे रखा वहाँ पे, हॉबी कोर्स लेते थे वहाँ पे। अच्छा। तो फिर 1 साल के बाद उन्होंने मेरी प्रोग्रेस देखी। अच्छा। जो मेरे टीचर थे। तो 1 साल आप सीखे उनसे? 1 साल उन्होंने मुझे सिखाया। तो 1 साल के बाद उन्होंने मेरे पापा से कहा कि इसको दिलचस्पी है इस फील्ड में। अच्छा। और ये कुछ करेगा इसमें, इसको यहीं रखिए आप, इसको आप प्रोफेशनल कोर्सेज में डाल दीजिए। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मुझे 1 साल के बाद ज्वाइन करवा दिया बाज़ाब्ता, जो यूनिवर्सिटी का होता था जी। तो फिर मैंने बैचलर्स डिग्री स्टार्ट की वहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी से। एग्जाम्स वही करते थे कंडक्ट, लेकिन इंस्टीट्यूट यहीं पे था जवाहर नगर बंड में। ठीक, उसी कल्चरल अकेडमी की जो आप बात कर रहे हैं। ये किस दौरान की बात है, किस साल की बात है? ये है 76, 77 जी। तो तब से ये दौर चल रहा है म्यूजिक का कश्मीर में। उसके बाद मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया अपने गुरुजी से जी। और जो भी मुझे लगता है, जो भी मैं आज कुछ हूँ अपने वालिद के बगैर, लोगों के बगैर, अपने दोस्तों के बगैर, वो तो अपने गुरुजी का सब कुछ है। मेरे जो भी मैं हूँ वो अपने गुरु का है। उनका नाम है पृथ्वीनाथ रैना साहब जी। बिल्कुल, बहुत खूब। तो उनके साथ मैंने बहुत देर तक काम किया, उनसे सीखा, क्लासिकल वगैरह सीखा। उसके बाद मैं रेडियो आया जी। रेडियो से मैंने फिर अपने पंडित भाईजान सोपरी के साथ काम किया। फिर उनसे ही मैंने लाइट म्यूजिक वगैरह सीखना शुरू किया और वहीं से आपका रेडियो का जर्नी भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद तो मैं देखा ही नहीं पीछे। इट वाज अनस्टॉपेबल। जी। मुनीर साहब, आपने बात की कि आपने 1976 की बात कर रहे थे हम, कि आपने तब यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था ऑलरेडी, फुल फ्लेश बैचलर्स प्रोग्राम। आपको तो यूट्यूब पे मिलेंगे कुछ गाने जी, जिनमें मैं अपने पापा के साथ हूँ जी। बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट है जी। अपनी जो हमारी शमीमा आजाद साहिबा है, हाँ जी, उनका एक गाना है, नात है शायद, वो कुछ बोल लगे गुनगुना दे, मैं याद नहीं आ रहा अभी। तो उसमें आप देखेंगे मैं अपने पापा के साथ खड़ा हूँ कोरस में। अच्छा। तो ये तब की बात है जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे। जी। बिल्कुल। तो मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि आपने कहा एक फुल फ्लेज्ड एक प्रोग्राम चलाते थे म्यूजिक का बैक इन 1976। तो वो तो अवेलेबल है आपको इस वक्त भी जी, अभी अवेलेबल तो है सारे। आज के प्रोग्राम भी अवेलेबल है, पुराने प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच था। हम लोग कितनी मेहनत करते थे अपने प्रोग्राम्स के ऊपर। एक गाना जो होता था वो लगभग 10-10, 15 दिन में तैयार होता था, तब जाके वो लोगों की खिदमत में हम पेश करते थे और वही गाने आज भी सुपरहिट हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे नाजरीन को भी ये पता हुआ, आप तो बहुत ही अजीज हमारी आवाज़ है कश्मीर की। शुक्रिया। मुनीर साहब, मैं बस यही जानना चाह रही थी आपसे कि जो एज अ प्रोग्राम, एज अ प्रोफेशनल करियर पाथ आपने जो चूज़ किया था, उसके बारे में कुछ आप बताइए, कैसे जर्नी था? और जो आपके क्लासमेट्स थे, कितने क्लासमेट्स हुआ करते थे उस ज़माने में, कितने लोग इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स म्यूज़िक? मैं अपने क्लास के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि उसमें सारी लड़कियां होती थी। अच्छा। मैं अकेले लड़का, एक ही लड़का था जो उनके साथ में सीखता था। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कैरियर वहाँ से स्टार्ट किया जी। तो हर साल मेरी डिस्टिंक्शन होती थी। अच्छा। और मुझे स्कॉलरशिप भी मिलता था यूनिवर्सिटी से, कल्चरल एकेडमी से भी मिलता था। तो वो सिलसिला वहीं से चला। वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे वाचस्पति शर्मा साहब, जो पंडित रविशंकर जो सितार रहे थे, उनके स्टूडेंट थे। ऐसे ऐसे लोगों के साथ मतलब मैं उठा बैठा हूँ। तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, पंडित जलाली साहब थे, कृष्ण लंगू साहब थे।
तो और भी बहुत हैं, अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। साहब आपसे कुछ आप अपने किसी हिट गाने के कुछ बोल हमारे नाजरीन को सुनाएं। मैं चाहता हूं कि एक दो लाइनें में नाज शरीफ की पेश करूं, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल। सारे गम प गम रे नि सा, ये पर्शियन नात है जी। खत सब जो लबिला ज़ेबा दारी हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेज़ा दारी खत सब जो लबिला ज़ेबा दारी। बहुत खूब मुनीर साहब, इतनी पीसफुल आपकी आवाज है कि मन करता है बस सुनते जाएं। शुक्रिया शुक्रिया। आपसे और भी गुफ्तगू करनी है, बहुत सवाल है हमारे। जी बिल्कुल। तो मुनीर साहब, अगर हम अभी आपने नात शरीफ पेश किया, अगर आप अभी म्यूजिक ट्रेंड की बात करें ना, जो अभी एक दौर चला है हमारे यंगस्टर्स में पिछले कुछ सालों से, तो कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, नए जनरेशन जो है वो ठीक कर रही है अपने हिसाब से, क्योंकि जो हमारा फिल्मी का सफ़र था 70s 80s का था, उसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, या हमारा जो अपना यहाँ का था। अभी अपनी गाने की बात छेड़ी, जो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का एरा था, वो तो सुपर हिट टाइम था उस पर। अब चूंकि हमारे बच्चे जो हैं ये आगे जाना चाहते हैं, जाए, लेकिन एक बात है कि और एक ट्रांजिशन भी हुआ, बिल्कुल ट्रांजैक्शन हुआ। अभी कुछ यहाँ पे हालात की वजह से भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी वजह से यहाँ के बच्चे जो हैं उनको सीखना चाहिए। जो भी काम हो, पर जो भी किसी फील्ड में कोई आदमी सीखना चाहिए, किसी भी फील्ड में सीख के जो करेगा वो एकदम बहुत ही खूबसूरत होगा। बिना सीखे भी वो कर सकता है। हमारे बच्चे यहाँ पे करते हैं, वो YouTube से सीखते हैं, वो ठीक करते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल सीख के करेंगे, उनका जो अपना काम है वो ज्यादा निखर के आएगा। अब मैं अपना गाना छोड़ के मैं मल्ला साहब का गाना गाऊंगा, या हसन सोफी साहब का गाना गाऊंगा, या राज बेगम जी का गाना गाऊंगा, उससे मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप देखेंगे कि इतने बड़े मुल्क में हमारे जो पूरी जनरेशन है, लड़के हैं लड़कियां हैं, वो लता जी के गाने गाते हैं, या वो रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, या किशोर साहब के गाने गाते हैं, लेकिन उनसे उनको कुछ फायदा नहीं है। सीखने के लिए वो घर पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ के जो पुराने गाने हैं उनको भी सीखना चाहिए यहाँ के बच्चों को, उसमें घर में प्रैक्टिस करें उनकी, उनमें देखें कि उनमें म्यूजिक पीसेस कैसे बनाते थे वो। आज के म्यूजिक की बात चल रही है, आज की डेट में हमें देखिए यहाँ पे हमारे पास म्यूजिशियंस उतने नहीं हैं। जब मैं रेडियो में एंट्री की थी मैंने, तब वहाँ पे 10-20 लोग म्यूजिशियन होते थे म्यूजिक रूम में। और आप खुद भेजते म्यूजिक कंपोजर भी रहे? नहीं, वो तो बाद की बात है, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। जब मैं रेडियो गया, वहाँ पे 10-20 म्यूजिशियन हुआ करते थे, बड़े बड़े, जिसमें उस्ताद तिब्बत बकाल साहब थे, उस्ताद साजनवाज साहब थे, उस्ताद कालीन बाब साहब थे, मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े फनकार हुआ करते थे। और बाहर से भी बहुत से फनकार आते थे जो जिनकी यहाँ पे तैनाती होती थी।
ट्रेनिंग के लिए? जिसमें नहीं, वो यहाँ पे काम करने के लिए उनको भेजा जाता था भारत सरकार की तरफ से जी। उसमें कुछ मिशन होते थे, तबला प्लेयर्स उसमें थे, सारंगी प्लेयर्स उसमें थे। तो मेरा कहने का मतलब है वो जो रूम था ना वो पूरा भरा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम जब जाते थे हम उनसे कुछ सीखते थे, बिल्कुल हमें उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता था। तो आज की बात अगर हम करें अपने दूरदर्शन की बात, जब मैं यहाँ आता था तो यहाँ पे भी म्यूजिशियंस हुआ करते थे जी। और जो आज का डेट है, आज की डेट में वहाँ पे म्यूजिक रूम में ताला लगा हुआ है। मतलब ये एक बड़ी, मैं कहता हूँ कि हमारे लिए बदकिस्मती है, क्योंकि जो पोस्टें हैं वो सारी अबॉलिश हो गई। अब जो नया बच्चा है वो किसके पास सीखेगा रेडियो में? बिल्कुल। हम जाते थे वहां बैठते थे उनके साथ, एक तो वो चाय पिलाते थे, वो दूसरा हम हमको सिखाते भी थे। बिल्कुल। तो आज के जो बच्चे बेचारे हैं ये बेचारे खुद ही घर में अपना नेट खोलते हैं, उसी से यूट्यूब वगैरह देख के उससे सीखते हैं। ये तो इनका बहुत कमाल है हमारे बच्चों का। अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तो अच्छा करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये कुछ अपनी कम्युनिटी को देना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को देना चाहते हैं, अपने मुल्क को देना चाहते हैं। हमारे पास बहुत से अच्छे बच्चे हैं जिनकी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो अपने मुल्क की खिदमत, अपनी सोसाइटी की खिदमत करें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अच्छे उस्ताद के पास जाएं, चाहे उनको बाहर जाना पड़े, यहाँ सीखना पड़े। वो सीखे जो म्यूजिक की जो बारीकियां हैं इसको वो अच्छी तरह से सीखे, ताकि ये जो हमारा विरसा है ये आगे जनरेशन तक जाना चाहिए। ये मेरी यही उनसे दरखास्त है। बिल्कुल सही बात की आपने मुनीर साहब, ये हमारी मिरास है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो म्यूजिक का अमल दखल है हमारी जिंदगी में जी, वो 70% है। बिल्कुल। माँ के जन्म से, जब हम जन्म लेते हैं तब से वहाँ हमें वो गाना सुनाती है, उसके बाद हम पले बड़े जवान हो गए फिर भी हम गाने सुनते हैं। आज भी हम बाजार जाएंगे तो देखेंगे कानों में हेडफोन लगा के वो गाने सुनते हैं। इसका अमल दखल 70% है जी। और बाकी जो दुनिया का काम है वो 30% 40% है। लेकिन यही इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं और बेटर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुनीर साहब, हमने यूजुअली सुना है कि हर सिंगर जो होता है उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो यूजुअली किसी ट्रेजेडी से होता है। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जिससे आपका म्यूजिक जो है ऑल टुगेदर वो उसमें एक पैराडिम शिफ्ट आ गया? तो ऐसा कुछ था वाकया आपकी जिंदगी में? नहीं, ट्रेजेडी तो मैं नहीं कहूँगा। हम यहाँ काम करते थे, रेडियो में काम करते थे। फिर एक दिन यहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे उनकी अभी रिसेंटली वफात पा गए, वो सईद ज़ीशान फाजिल साहब थे। तो वो यहाँ पे उन दिनों म्यूज़िक के इंचार्ज थे। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आज रिकॉर्डिंग है, आप आइए। उन दिनों हम लाइव रिकॉर्डिंग करते थे जी। और वो लाइव ही जाती थी। वो ये नहीं कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम कल चलेगा, एडिट करके कल चलेगा, परसों चलेगा, ये नहीं। मैंने उस्ताद मोहतरम बशीर वडगामी के साथ, उनके साथ मैंने लाइव प्रोग्राम किए। वो कहते थे बेटा अगर करना है तो मेहनत करके आ जाओ, ये लाइव जाएगा। मैंने बहुत से उनके साथ प्रोग्राम्स किए, उनमें 2-4 बार मैंने नवा भी पेश किए उनके साथ लाइव। हमको स्टूडियो में बिठाते थे और बाकी वहाँ से न्यूज़ वगैरह के। अभी तो एडिटिंग टूल्स आए हमारे पास। नहीं, ये भी अच्छा है, लेकिन जो लाइव का मामला है वो जरा अच्छा है। अच्छा। उसमें अच्छा इसलिए है कि आदमी घर से ही प्रैक्टिस करके आ जाता है, गलती होने का कोई स्कोप नहीं बिल्कुल बनता। बिल्कुल। अगर किसी जगह आज गलती हो जाती है वो खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। एडिटिंग में उसको निकालते हैं, ठीक करते हैं ताकि प्रोग्राम
अच्छे से और उसमें थोड़ी मीडियोक्रिटी भी आती है, चलो हम अगर गलती हो जाए तो कर लेंगे। हाँ, उस टाइम गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, इसलिए अच्छे आर्टिस्ट बनते थे। अच्छा। वो घर से ही मेहनत करके आते थे, तभी वो एक एक महीना 10-10 20-20 दिन दे देते गानों में, तब जाके वो गाने अच्छे होते हैं जो आपको आज भी अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल। तो ज़ीशान फाजिल साहब ने मुझे 2 गाने दिए, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर मैं तो कंपोज नहीं करता हूँ, उन दिनों में छोटा ही था, मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने कहा हम आपको कंपोज़र भी देंगे। उन्होंने हमारे बहुत अच्छे कंपोज़र्स थे हमारे मोहम्मद अशरफ साहब। एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ। एक दिन हिंदी दिवस था, उन्होंने मेरे लिए कुछ हिंदी की पंक्तियाँ ये करी थी, कंपोज करी थी जी। आज वो याद आ गए, अल्लाह मगफिरत करे उनको। तो मैं स्टेज पे गा रहा था, हिंदी दिवस था, प्रोग्राम चल रहा था, तो अचानक गुलाम नबी शेख साहब आए दरवाजे से, वो कहते हैं प्रोग्राम बंद करो, प्रोग्राम बंद करो। मैं सोच रहा हूँ प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है, ये कि मुझे कह रहे हैं बंद कर दो। फिर वो स्टेज तक आ गए, मुझे रोका। स्टेज के पास वो जब आएगा तो मैंने लेफ्ट टर्न देखा, जो कंपोजर थे वो हमें ये डायरेक्शन देते थे कि म्यूजिक पीस कहाँ से उठाना है, सिंगर को कहाँ से गाना है, वो हमारे संतूर नवाज शौकत साहब की गोद में गिर गए थे। तो उनकी डेथ हो गई वहीं पे। तो बहुत उनको मैं आज मिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे। खैर दुनिया तो चलती है। बिल्कुल सही बात। उन्होंने मेरे लिए 2 गाने कंपोज किए। एक गाना था उसमें छली छली मलाल था एक गाना जी, और दूसरा था आज़िमा अहम। सर हम आपसे मुनीर साहब रिक्वेस्ट करेंगे कि कश्मीरी में दोनों में से कोई एक गाना के कुछ बोल हमारे सामने गुनगुनाए हमारे नाज़रीन। वो गाना था ऐसे, आज़िमा पगाता से प्यार मुश्किला, आज़िमा पगाता से प्यार मुश्किला, ला उबाला ला उबाला म्यों ना सुन या ना सुन मुश्किला, आज़िमा पगाता से प्यार मुश्किला, आज़िमा। और ये गाना जब रिकॉर्ड हो गया, जब ये गाना दूसरे दिन चला जी, मैं सच कह रहा हूँ यहाँ इस जगह उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। एक टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल, ये मेरी जिंदगी का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा जी। मैं एक से एक गाने देता गया, एक से एक गाने रिकॉर्ड करता गया, और बहुत इतना प्यार मिला आपको लोगों से नहीं, पहले तो प्रोड्यूसर से इतना प्यार मिला। उन्होंने गाने, वो अच्छे गाने सिलेक्ट करके कंपोज करवाते थे हमारे लिए। अच्छा। हमारे जितने भी सारे सिंगर्स हैं उनको सारे वो आगे आए कंपोजरों की वजह से जी। जो हमारे कंपोजर यहाँ थे उनकी वजह से वो सारे आ गए, तब जाके हमने उनसे सीखा, अब हम काम कर रहे हैं। आज की डेट में वो हमारे साथ नहीं है, आज की डेट में हम उनका काम करते हैं। कल हम नहीं रहेंगे। आज की डेट में जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं वो कल ये काम करेंगे। इसलिए हमें सब ये कल के लिए भी कुछ छोड़ना है, आगे जो बच्चे करेंगे उनको भी देखना चाहिए वो कैसे ही काम के। फिर मैंने पीछे नहीं देखा। तो इसके बाद ही आपका म्यूजिक कॉम्पोजिशन का भी बिल्कुल उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, हमारा ऑडिशन होता है, तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, उसमें मैं फिर एज म्यूजिक कंपोजर भी बन गया। मैंने बहुत से गाने यहाँ के किए। हमारे यहाँ पे एक प्रोड्यूसर होती थी मैडम कौसर परवीन साहिबा, उनके साथ मैंने लगभग 20-25 साल काम किया जी। पता नहीं उनको मुझ में क्या बात अच्छी लगी, उनकी जितने भी प्रोग्राम्स होते थे लगभग उसमें मैं या तो सिंगर होता था या तो मैं उनमें कंपोजर होता था।
बहुत सारा काम किया। आज भी देखेंगे आप, जब ईद पे गाने चलते हैं उनमें कैप्शन भी आता है कि ये काम किसने किया है। तो वो सारा काम जो है, अभी हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, या यहाँ पे शब बारात होती है, या बाकी जो हमारे दिन बड़े दिन होते हैं, उस पर आप देखेंगे कि हम सब मिलजुल के अच्छा काम करते हैं। तो आप काम की बात कर रहे हैं मुनीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या काम का जो दौर है ओवर द इयर्स वो बढ़ गया कि कम हो गया? काम कम नहीं होता है। देखिए हमारे जो आबादी है वो कितनी बढ़ गई पहले से। पहले हम टेलीविज़न में या रेडियो में 2 सिंगर होते थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, आज की डेट में लगभग 50-60 सिंगर आपको मिलेंगे, अवेलेबल हैं जी। तो अब उनको भी सहारा मिलना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल सही बात। तो हमने नया प्रोग्राम एक स्टार्ट किया था यहाँ पे, हमारे नए फनकार, उनमें मैंने देखा कि बहुत से अच्छे बच्चे सुरीले बच्चे थे उसमें जो गाते थे। मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको भी प्रोग्राम्स का मौका मिलना है, ताकि वो ये जो हमारी जो परंपरा है, ये जो सिलसिला है मौसीकी का, वो इसको आगे ले जा सकते हैं। अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो काम है वो बढ़ गया पहले से, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी हो गई बहुत जी। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास इसके लिए फंड्स नहीं है। अब जो आदमी जिसने तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है, कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर हम आउट ऑफ कश्मीर की बात नहीं आप देखिए काम उसी को मिलेगा जो बड़ा, जिसने बहुत सीखा होगा जी। आज की डेट में कंपटीशन है जी। आज ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 2 जमात 3 जमात 10 जमात पढ़ी तो बस ठीक है। आज आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए आप, आज कितना कंपटीशन है जी। बच्चों को कितना सीखना है जी। जिस बच्चे के पास टैलेंट होगा उसको जरूर काम मिलेगा जी। मुनीर साहब, आप चूँकि वक्त की कुछ कमी है, तो एक मैसेज यूथ के लिए, कैसे वो जो हमारे बच्चे हैं इस फील्ड में जाना चाहे, इस मीरास को आगे बढ़ाना चाहे, तो कैसे वो बढ़ा सकते हैं? एक मैसेज उनके लिए, एक लेसन उनके लिए, कुछ जो आप उनको उन तक पहुंचाना चाहें। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, बहुत टैलेंट है उनमें, बहुत हमसे भी ज़्यादा टैलेंट है उनमें। और वो आजकल खुद ही कीबोर्ड भी बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, ड्रम्स भी बजाते हैं, बाकी चीज़ें भी बजाते हैं, कई तो पियानो भी बजाते हैं, वायलिन भी बजाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनका काम जो है वो तभी रंग लाएगा जब वो एक अच्छे उस्ताद के पास जाएंगे या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छे से सीखे, इस काम को अच्छे से सीखे, इसकी जो ग्रामर है उसको अच्छे से सीखे, ताकि ये जो हमारा विरसा है ये आगे जनरेशन तक चला जाए जी। तो अभी जो ये कश्मीरी म्यूजिक हमारे जो यंगस्टर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक स्पेशल मैसेज, एक सीख उनके लिए? मैसेज तो यही है कि उनको सीख के करना पड़ेगा जी। उनको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों का काम उनको देखना चाहिए, उस पर रिहर्सल करनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, लेकिन उनको अपना ट्रैक ढूंढना पड़ेगा लास्ट में। बिल्कुल। मैं किसी दूसरे सिंगर का गाना गाऊंगा उससे काम नहीं चलेगा। उनको इतनी मेहनत करनी है, उनको अपना जो ट्रैक है वो तलाश करना है, जिससे उनकी अपनी इमेज बनेगी। बिल्कुल सही बात की आपने मुनीर साहब। क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, आपसे बहुत बातें करनी थी लेकिन वक्त की इजाजत नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दूरदर्शन केंद्र का बहुत ही शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एक बार फिर दावत दी। और बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन का जो हमारे साथ जुड़े रहे हमारे साथ, और नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और शख्सियत जुड़ी रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।